अतुल सुभाष सुसाइड केस या फिर कोलकाता रेप केस, जब कभी भी इस तरीके के इश्यूज हमारे सामने आते हैं तो दे बिकम अ जनरल पब्लिक डिस्कोर्स, और साथ में ही कई सारे क्वेश्चंस भी हमारे सामने लेके आते हैं। कई सारे एथिकल डिलेमाज और सोसाइटल डिलेमाज हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट मैं इन सारे मुद्दों पर आज बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, वाई डज नोबडी टेक अ कॉल फॉर अतुल सुभाष सुसाइड। जैसा कि कोई अगर इवेंट होता है देश के अंदर, कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, तो ज़्यादातर लोग कैंडल मार्च करने आ जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध जताते हैं। लेकिन अतुल सुभाष के केस में ऐसा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। क्या है इसका कारण? क्या अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट किसी के साथ हो तो ये जरूरी है कि वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का पार्ट है, वो वीकर सेक्शन का पार्ट है? अगर कोई माइनॉरिटी नहीं है, कोई वुमेन नहीं है, या फिर कोई और मार्जिनलाइज कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो क्या कभी कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा? ये पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने है। क्या सोसाइटी केवल अपना जो शोक व्यक्त करती है वो केवल कमजोर के लिए करती है, या सोसाइटी ने सो कॉल्ड जिसको मजबूत मान लिया है उसके लिए भी वो संवेदनाएं रखती है? अब मैं बात करता हूं पॉइंट बाय पॉइंट उन सारे सोशल और एथिकल एंगल्स की जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए सुसाइड को लेके। अगर आप सभी ने वो वीडियो देखा है, लगभग 81 मिनट का वो वीडियो है। उस वीडियो के अंदर अतुल सुभाष ने न जाने कितने सारे पॉइंट्स हमारी सोसाइटी के, हमारे लीगल सिस्टम के, हमारे जुडिशियल सिस्टम के, हम सभी के सामने रख दिए। तो सबसे पहले पॉइंट को आके हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज जेंडर इक्वालिटी एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी कैसे बने? अगर मैं पैट्रियार्की की बात करूं, जैसे हिंदी में पितृसत्ता बोला जाता है, तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखिए। हिस्टोरिकली जब हम हंटर गैदर सोसाइटी थे, और उसके बाद जब हम एग्रीरियन सोसाइटी बने, और उसके बाद जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी बने, इन सभी के अंदर जो एनर्जी का सोर्स था, वो एनर्जी का सोर्स क्या था? मसल्स। और मसल्स नेचुरली मैन को थोड़ा ज़्यादा मिली एज कंपेयर टू दी वुमेन, और एज ए रिजल्टेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी इकोनॉमिक जो पूरा सिस्टम है उसके ऊपर दबदबा किसका देखने को मिला? मैन का। और उस वजह से यहां से एक इनइक्वालिटी बन गई। मैन को ये लगने लगा कि चूंकि वही इकोनॉमिक प्रोडक्शन के अंदर सबसे अहम रोल निभा रहा है, इसका मतलब उसका ही हक इसके ऊपर है। और वुमेन को धीरे धीरे साइड लाइन कर दिया गया इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से, और उसकी जिम्मेदारी क्या बन के रह गई? हाउस कीपिंग, हाउस का ध्यान रखना, होम को मेंटेन करना, और इस तरीके की सारी बातें। और इसी के साथ साथ जो इनक्वालिटी हमें देखने को मिली, वो हमें कई फॉर्म में देखने को मिली। वुमेन वायलेंस के केस में देखने को मिले, हमें हरेसमेंट देखने को मिला, एंड डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिला। ये जो सदियों से समस्या चली आ रही थी, जो कि एक सेटअप की वजह से, एक नेचुरल कंडीशनिंग की वजह से जन्म हुई, जिसका उसको निवारण करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कई सारे लीगल प्रोविजंस, कई सारे लॉज और कई सारे एक्ट बनाए गए। जैसे जैसे कि आईपीसी सेक्शन 498 ए, दैट इज ऑल्सो नोन एज द क्रूएलिटी लॉ। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 304 जो कि डॉरी के अगेंस्ट है। इसके अलावा सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो कि मेंटेनेंस और उससे रिलेटेड है। इसके अलावा पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट भी वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए निकाले, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और प्रोविजन ऑफ डॉरी एक्ट 1961। अब बात यहाँ पर यह है कि क्या इतने सारे जो एक्ट्स बनाए गए और कई सारे जो सेक्शंस मेंशन किए गए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव कभी भी खराब नहीं रहा। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप देखिए, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन, जो गैप आया मैन और वुमेन में, वो किस वजह से आया? पैट्रियार्कल थॉट ऑफ सोसाइटी। उस गैप को कम करना है, तो उसके लिए हमें जो सबसे कमजोर है, जो मार्जिनल है, उसे प्रोटेक्ट करना होगा। यानी कि गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने जो भी हमारे सामने प्रोटेक्शन के लॉज बनाए, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सही है। उस पर कभी भी हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पर अभी लगातार बोलने लग जा रहे हैं कि ये वाला एक्ट खराब है, वो वाला एक्ट खराब है, वो एकदम सही नहीं है। तो फिर आखिर हुआ क्या? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिला इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ,
एग्रेरियन सोसाइटी वाला देश जो आज़ाद हुआ था वो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की पकड़ में आने लग गया। जो सोशलाइजेशन का नेचर है सोसाइटी का वो भी चेंज होने लग गया, फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। और इसी सब के बीच में हमें देखने को मिला पोटेंशियल मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजंस। तो यहां से हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या थी? वो थी जेंडर इनक्वालिटी एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी। और दूसरी प्रॉब्लम जो पहली से ही जन्म हुआ, जिसका पहली प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमने जो लॉज बनाए, जो प्रोविजंस डाले, उनका मिसयूज किया जाने लगा। मिसयूज किया जाने लगा। कई सारी वुमेन ने ऐसा किया, बहुत सारे मार्जिनल ग्रुप्स ने ऐसा किया। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एक्ट और आईपीसी की सेक्शंस हैं जिनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिसयूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट रहे हैं जिसमें वो बार बार बोल रहे हैं किस तरीके के प्रोविजंस में बहुत ही विजिलेंट तरीके से काम करना है, चाहे वो पुलिस हो या फिर कोई लोअर जुडिशियल सिस्टम। लेकिन मिसयूज हो रहा है। जैसा कि उस वीडियो को आप ध्यान से जब देख रहे हैं तो उस पूरे वीडियो के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बिहेवियर ऑफ पुलिस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिहेवियर ऑफ फैमिली कोर्ट, बिहेवियर ऑफ कोर्ट अगेंस्ट दैट पर्सन। अब यहीं से हम एक तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, एक नई समस्या की तरफ। और वो पॉइंट क्या है? वो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो भी प्रॉब्लम हमें सोसाइटी की देखने को मिली, उसे ठीक करने के लिए कुछ प्रोविजंस बने। उन प्रोविजंस का मिसयूज हुआ तो आखिर उसे ठीक कौन करेगा? वो जिम्मेदारी आ जाती है जुडिशियल सिस्टम के पास। जुडिशियल सिस्टम की अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो विजिलेंट का सही यूज करे। वो जो भी उसके सामने केसेज आए उन्हें बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से देखे। लेकिन क्या सुनने को मिल रहा है हमें? उस वीडियो को देखने से हमें समझ में क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है कि फैमिली कोर्ट्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। लेकिन इसको जनरलाइज मत करिए, जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल अतुल सुभाष के केस की बात कर रहा हूं। वहां पर उन्होंने जिनका भी नाम लिया, चाहे वो वहां के वर्किंग स्टाफ हो या फिर जजमेंट को देखने वाले, उन सभी में उन्होंने बहुत सारी बातें डिटेल में हम सबके सामने रखी। यहां पर ये जिम्मेदारी अब हायर कोर्ट्स की बन जाती है कि वो इसके बारे में संज्ञान लें। और एक चीज आपने जरूर सुनी होगी, जस्टिस इज डिलेड दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। अगर बहुत लंबे समय से किसी को न्याय नहीं मिल रहा तो फिर न्याय मिल भी जाए ना उसे, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो यहां पर हमारे सामने आता है। हमारे सामने आया क्या? लीगल प्रोविजंस की प्रॉब्लम है। जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमें बहुत डिले देखने को मिल रहा है। कई सारी जगह पर हमें करप्शन देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा हमें देखने को मिला सोसाइटी के अंदर की जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी है वो। अब इन मुद्दों को साइड में करते हैं। ये सारे मुद्दे तो हमें अतुल सुभाष जी के वीडियो में देखने को मिले। अब कुछ ऐसे मुद्दों की बात करते हैं जो इनसे भी ज्यादा डीप हैं और बहुत गूढ़ और गहराई रखते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं सोसाइटी की एंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। जब भी आप मैरिज के बारे में देखते हो तो मैरिज का जन्म हुआ क्यों? क्यों शादी का सिस्टम बनाया गया? क्या सारे एनिमल्स में आपको शादी का कोई सिस्टम देखने को मिलता है? आंसर है नहीं। फिर इंसान के अंदर हम ऐसा क्यों देखते हैं? इंसान और जब ह्यूमन को हम जब देखते हैं तो वो एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। सोसाइटी में रहने के साथ साथ उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को बना रखा है। फैमिली, मैरिज, इन सारे इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है? तो अभी सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्यों बना। थोड़ा सोचिए अपने आप से। जब इंसान हंटर गैदर सोसाइटी में था उस समय पर इंसान का जो सिस्टम था, हमारा जीने का जो सिस्टम था, हमारा इकोनॉमिक मोड ऑफ जो प्रोडक्शन था, वो क्या था? केवल मैन है, उनको बाहर जाना है, शिकार करना है। वुमेन भी साथ में जाती है और कई सारी वुमेन घर का ख्याल रख रही है। तो वहां पर मेन काम क्या था? शिकार करना, हंट करना, गैदर करना, पकाना, खाना, और आगे आने वाला जो हार्श टाइम होगा जैसे कि विंटर वगैरह का जो टाइम है उस टाइम पर उस खाने को यूज करना। लेकिन धीरे धीरे हम परमानेंट सेटलमेंट की तरफ गए, हम एग्रीगेरियन सेटअप की तरफ गए, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी की तरफ गए। एग्रीकल्चर की तरफ जब इंसान गया उसे क्या देखने को मिला? सरप्लस होने लग गया फूड प्रोडक्शन। जो हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गया तो फिर वो किसका है, ये क्वेश्चन सामने आने लग गया।
वो जमीन किसकी है? जिस पर किसी इंसान ने काम किया, मेहनत की और जिससे अनाज उगा। यहां से एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसे बोला जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की जो जिम्मेदारी रही, जो उसका मुख्य कारण रहा, वो क्या रहा? प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी उस टाइम पर जो मैरिज हुआ करती थी उनका साफ साफ उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि यहां पर जो इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि मैन, वो चाहते हैं, उन्होंने जो प्रोड्यूस करा, उन्होंने जो एक्वायर करा, उन्होंने जो एसेट्स बनाए, वो उनकी ही प्रोजेनी को, उनकी ही आगे आने वाली जनरेशन को मिले। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि उनको आगे, उनके ही आगे आने वाली जनरेशन को मिले? तो उसके लिए आपको किसी एक पार्टनर के साथ रहना होगा या किसी 2 या 3 पार्टनर के साथ रहना होगा, तभी तो वहां पर एक इंस्टीट्यूशन का सेटअप हुआ। लेकिन धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है 18th और 19th सेंचुरी तक जब हम आते हैं और जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी डेवलप होने लग जाती है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे हमें देखने को मिला कि मैरिज के अंदर रोमांटिसिज्म का भी जन्म हुआ। और उसी के साथ मैरिज को अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो अभी भी इसमें है, लेकिन क्या केवल वही है? आंसर है नहीं। आज के समय पर मैरिज में कुछ चीजों का होना बड़ा जरूरी है, और वो क्या क्या है? सबसे पहला, ट्रस्ट। रोमांटिसिज्म का एलिमेंट तो है, आप चाहे किसी भी शादी को उठा के देख लीजिए, आपके आसपास जो हो रही है, प्री वेडिंग शूट को देखिए, उसके बाद फेरों की रस्म को देखिए, विदाई की रस्म को देखिए, हर जगह पर आपको रोमांटिसिज्म का एंगल दिख जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है किसी भी शादी को चलाने के लिए, वो क्या है? ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट। अगर ये तीनों चीज हैं तो मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन सरवाइव कर जाएगी। लेकिन अभी हुआ क्या है? 21st सेंचुरी के अंदर हमें क्या देखने को मिला? लाइफ बहुत तेजी से भाग रही है। वी आर लिविंग इन दी पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड और हाइपर रियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। सारी चीजें बहुत तेज हो रही हैं। जो काम पहले 10 साल में हुआ करता था वो 1 साल में हो जा रहा है। चाहे आप इकोनॉमी के लेवल पर बात कीजिए, चाहे आप जॉब ग्रोथ को लेकर बात कीजिए, या और भी कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। इस भगते हुए दौड़ते हुए जीवन ने क्या किया? सबसे पहले जो अटैक किया है वो किसके ऊपर किया है? यहीं पर इमोशनल सपोर्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, इन सबको ब्रेक करना चालू कर दिया। इन सबके ब्रेक होने की वजह से मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। अतुल सुभाष जी का जो वीडियो है वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही जो पर्सन है उनके बीच में ट्रस्ट जा चुका था, दोनों के बीच में शायद ही सपोर्ट जो सिस्टम है वो वीक हो चुका था, और म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं ब्रेक होने लग गया था। इन सबके कई सारे कारण हो सकते हैं। इनका एक सबसे बड़ा कारण हमें क्या देखने को मिलता है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी, न्यूक्लियर फैमिलीज का बन जाना। पहले हम जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में रहा करते थे, जहां पर इमोशनल सपोर्ट के लिए, खासकर इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, चाहे मैन हो या वुमेन। लेकिन आज की न्यूक्लियर फैमिली सोसाइटी के अंदर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो उनको समझाने के लिए कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। उन दोनों को ही एक दूसरे को देखना है, उन दोनों को ही एक दूसरे से लड़ना है, और उन दोनों को ही एक दूसरे को समझाना है। इन सब की वजह से मैरिज के एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क फिर आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला एंगल अब है या नहीं है। अब बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे और चलते हैं। मैरिज को मैंने बात करी, हमें जनरली देखने को मिलती है 2 तरीके की मैरिज। पहला है अरेंज मैरिज और दूसरा है लव मैरिज। लव मैरिज में एक चीज तो हमें साफ साफ दिखती है, और वो क्या है कि जब भी आप लव मैरिज के लिए जा रहे हैं तो जो बॉय और गर्ल हैं उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, चाहे उन्होंने अपने मेंटल बॉक्सेस को टिक करने के लिए और सोसाइटल बॉक्सेस को टिक करने के लिए नाटक ही किया हो, लेकिन लव का एक एंगल बनता है। लेकिन अरेंज मैरिज के अंदर कोई और होता है जिसकी मदद से शादी की जाती है। पहले ये शादी होती थी जनरली रिश्तेदारों की मदद से, या गांव के कुछ जान पहचान वाले लोग, या शहर के जो जान पहचान वाले लोग हैं उनकी मदद से। तो कोई ना कोई बीच में होता था जो दोनों परिवारों को जानता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो हुई, जैसे जैसे हम अर्बन सेटअप की तरफ बढ़े, हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़े, तो हमें देखने को मिला कई सारी कंपनीज का जन्म हुआ, जिनमें से एक कंपनी का नाम उन्होंने इस वीडियो के अंदर भी लिया। इन सब कंपनीज को अगर ध्यान से देखा जाए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या दोनों के बीच में ट्रस्ट, लव, इमोशनल सपोर्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट को डालना है या नहीं, या केवल मिलाना है? मुझे जो देख के लगता है वो केवल क्या लगता है कि इनका काम है लोगों को मिला देना।
चाहे वो किसी भी तरीके से मिला ना हो, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं उसके अंदर। और इन सब की वजह से आज की शादियों में खास करके जो अरेंज मैरिज हो रही हैं, और वो भी इन माध्यम की हेल्प से, उनके अंदर कई सारी और समस्याओं का हमें रूप देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं एक और नई समस्या की तरफ जो हमें इस वीडियो से सुनने को और सीखने को मिली, और वो क्या थी? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसके बारे में इंडिया में शायद बात नहीं होती। हम फिजिकल हेल्थ की बात कर लेते हैं, हम मोटापे की बात करते हैं, हम पतले होने की बात करते हैं, हम बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन जब बात की जाती है कि क्या दिमाग की स्थिति सही है या नहीं है, हमारे माइंड का लेवल अभी ठीक है या नहीं है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स का पैटर्न डेवलप हो रहा है वो ठीक है या नहीं है, तो वहां पर लोग बच के निकल जाते हैं। वहां पर कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कारण क्या है? मेंटल हेल्थ को सीधा ही जोड़ा जाता है पागलपन से, और कोई भी नहीं चाहता कि उसको उसके बारे में कोई भी बोले कि वो पागल हो चुका है या नहीं हो चुका है। अब आप देखिए, इस पूरे सिनारियो के अंदर उनकी जो 4 साल की जर्नी रही, इसमें लगातार लड़ाइयां होती जा रही हैं। इमोशनल सपोर्ट ऑलमोस्ट जा चुका है, लड़ाइयां हो रही हैं, बैक टू बैक क्या हो रहे हैं, केसेस किए जा रहे हैं, पोटेंशियल मिसयूज किए जा रहे हैं लीगल प्रोविजंस के, और जुडिशियल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। इन सब की वजह से जो पर्टिकुलर पर्सन है जो कि इस समय डिसीज्ड है हम सभी के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा होगा, क्योंकि उसका सपोर्ट देने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे केसेस में जब हम, कई सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं जैसे कि एमाइल डर्खीम हुए या जेडी डगलस, उन्होंने सुसाइड को बहुत अच्छे से स्टडी किया। कई लंबे समय तक के टेन्योर के अंदर उन्होंने सुसाइड को स्टडी करा, उन्होंने जाना कि सोशल इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज बनता है सुसाइड का। अगर आपका सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है या बहुत कम इंटीग्रेशन है, दोनों केसेस के अंदर ही हमें सुसाइड देखने को मिलती है। एक जानी जाती है एल्ट्रिस्टिक नाम से, तो दूसरी जानी जाती है इगोइस्टिक सुसाइड के नाम से। यहां इस केस में देखा जाए, जब हम न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहने लग जाते हैं, हम बाकी सब लोगों से कट होने लग जाते हैं, तो हमारा सोसाइटी के साथ जो इंटीग्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। वो हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर जेडी डगलस ने जब इसका इंटरप्रेटिव सुसाइड का उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया, तो उन्होंने सुसाइड को इस तरीके से देखा कि सुसाइड जो है वो एक एक्शन है जो कि कोई पर्सन कर रहा है, उससे पहले उसको वो मीनिंग कहां से मिला सुसाइड करने का। और उन्होंने इस बारे में बड़ा जोर दिया कि आपके जो संबंधी होते हैं, आपके जो आसपास वाले होते हैं, वो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एज यू नो, सुसाइड इज नथिंग बट अ सोशल करंट। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको कम से कम अपने जीवन में एक बार सुसाइड के बारे में नहीं आया होगा। जब भी हम कभी प्रॉब्लम में आते हैं, हमें बिल्कुल मन में विचार आता है। लेकिन इस केस को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये थोड़ी सी अग्रेसिव सुसाइड है, जहां पर कोई बार बार उन्हें उकसा रहा है कि आप खत्म क्यों नहीं हुए, आपने तो पिछली बार बोला था, आपको तो मर जाना चाहिए। सामने वाला उकसा रहा है आपको सुसाइड करने के लिए। अब इस केस में आप क्या करोगे? अग्रेसिव सुसाइड की तरफ जा सकते हो, यानी कि यहां पर जो मेंटल कंडीशन कुछ इस तरीके से डिजाइन होगी, ब्रेन के जो न्यूरल पाथ में वो कुछ इस तरीके से अपने आप को डिजाइन करेंगे कि यहां पर सुसाइड करने वाला पूरी तरीके से प्लान करेगा, और सुसाइड करने के बाद वो ये मान के चल रहा है कि जिसने उसे उकसाया है सुसाइड के लिए उसको सजा मिलेगी, और वो इसको देख रहा होगा। जबकि हकीकत क्या है? थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक एंगल देखें, स्पिरिचुअल एंगल देखें। मरने के बाद कौन रह जाएगा? मरने के बाद ना ये आंखें रहने वाली है, ना ये कान रहने वाले हैं, क्योंकि सारी चीजें जल चुकी हैं या खत्म हो चुकी हैं। तो जब कुछ रहेगा ही नहीं, तो ये जो हमारा ईगो है, जो ये सोच रहा है कि मरने के बाद मैं देखूंगा सारी चीजों को, वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके का जो एक्शन होता है, उस एक्शन से आपने न जाने कितने सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करी, और एक अच्छा जीवन जो जा सकता था उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी करी। लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन की मेंटल स्टेट की कंडीशन देखिए कि वो इस स्टेप तक जा रहा है। तो क्या हमारे यहां पर उस मेंटल स्टेट को कैटर करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं? क्या आपको लगता है कंपनीज के अंदर, क्या आपको लगता है सोसाइटी के कॉर्नर्स के अंदर, या जिस बिल्डिंग्स में हम रहते हैं वहां पर कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत होती है? आप थोड़ा सोचिए, आप भी किसी ना किसी सोसाइटी में रहते होंगे, कोई हाई राइज बिल्डिंग होगी जिसके अंदर आप रह रहे होंगे। क्या कभी वहां पर मेंटल हेल्थ को लेकर कोई अवेयरनेस कैंप लगा? क्या आपसे स्कूल में आपको कभी बताया गया? हाँ, कभी कभी जब अक्टूबर का मंथ आएगा तब आपको 1 या 2 दिन का सेशन हो जाएगा, आपके सामने सेमिनार हो जाएगा। लेकिन क्या लगातार इसके बारे में बात हो रही है? क्या मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बताया जा रहा है फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम मीडिया? नहीं। हाँ, वो सारी चीजें लगातार बताई जा रही है जिससे मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है।
अब इस केस को ही देखिए, यहां पर उन्होंने जो अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करी, उस सेक्सुअल लाइफ के बारे में जो बात हुई, वहां पर रोल देखिए पोर्नोग्राफी का किस तरीके से रोल रहा। पोर्नोग्राफी ने, आज के सोशल मीडिया ने किस तरीके से रिलेशनशिप्स को किस हद तक बदल दिया, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को बदल दिया, हमारी आपस की जो रिलेशनशिप्स है उसको बदल दिया, हमारी एक्सपेक्टेशन जो एक दूसरे से उम्मीद है उस उम्मीद तक को बदल के रख दिया। इन सब के ना पूरा होने की वजह से लगातार लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं। यानी प्रॉब्लम जो है सोसाइटी की, वो सोसाइटी से ही जन्म लिया उसने, सोसाइटी ने ही किसी को मजबूर करा सुसाइड तक पहुंचने के लिए। हम सोसाइटी को हर बार इग्नोर कर देते हैं, हम हर बार या तो उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसका नाम डिसीज पर्सन ने लिया, या उसी को हम कावड़ बोलने लग जाते हैं कि उसने तो जान दे दी, उसने तो जान दे दी। ये बात कोई नहीं करता कि वो जान देने की नौबत क्यों आई। समाज में ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से कोई इंसान इस हद तक आ सकता है? ऐसा क्या हो जा रहा है मेंटल स्टेट में जिसकी वजह से कोई इतना बड़ा कदम उठा रहा है? वो कमियां हम सबके बीच में ही है, हमारी वैल्यूज के अंदर आ चुकी है। वो कमी हमारे देखने के नजरिए में आ चुकी है। हम दोहरी बातें करते हैं, हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, और ऐसा हमें इस केस के अंदर भी देखने को मिला। जब भी आप किसी लड़के को, किसी मैन को देखते हो जो अच्छा कमा रहा है, तो आप ये सोच के चलते हो कि वो पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है, पैट्रियार्की ने आपको सिखाया ही यही कि ताकत है तो वो किसकी है? वो मैन की ताकत है। वुमेन तो हमेशा मार्जिनल है। हाँ, कई जगह पर अभी भी प्रॉब्लम है, कई सारी शादियों में अभी भी प्रॉब्लम है जहां पर वुमेन को टॉर्चर किया जा रहा है, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस भी है, जहां पर डॉरी का मामला भी है, और वो सारे लीगल प्रोविजंस उसे बचाने के लिए हैं। लेकिन वहीं पर इसके मिसयूज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस न्यूक्लियर फैमिली सेटअप ने, इस सोशल मीडिया के जमाने ने लोगों की मेंटल स्टेट को उस हद तक लाके रख दिया कि उन्हें इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ रहे हैं। वो एक लाइव सेशन ही पूरा का पूरा चला रहे हैं जिसके अंदर वो बताने जा रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। सोचिए थोड़ा इसके बारे में कि किस राह पर आके हम खड़े हो गए हैं, किस तरीके से इस जीवन के अंदर कोई इंसान बहुत बड़ा स्टेप ले लेता है, और कॉर्पोरेट कल्चर जिसमें वो जॉब करते हैं उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। क्या केवल प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रख के ही देखना जरूरी है? क्या कंपनीज हमेशा केवल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, पर्सनल के बारे में नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर इंसान तो एक ही है ना। वही इंसान 8 से 10 घंटे एक तरीके का जीवन जीता है, और वही इंसान 8 से 10 घंटे दूसरे तरीके का जीवन जीता है। ये दोनों अलग नहीं हो सकते। यस, वी आर प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, लेकिन इन रोल को निभाने वाला तो एक ही है ना, उसकी जो सेल्फ है वो तो एक ही है ना। तो थोड़ा सोचिए कि कहां पर कमी रही। सोसाइटी में कमी है, सोसाइटी के किसी पार्ट में कमी है, क्या वो लीगल प्रोविजंस में कमी है, जुडिशियल सिस्टम में कमी है, या मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन जा चुका है, या हमारी मेंटल स्टेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं इसी क्वेश्चन के साथ कि आखिर क्या है।